6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर, इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जय हिंद दोस्तों, आज एक बहुत ही हसीन सुबह है क्योंकि सुबह सुबह हमारी एयरफोर्स ने जा करके पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है पहलगाम के अटैक का। 9 टारगेट चुन चुन करके हमने बर्बाद कर दिए। आज का जो ये वीडियो है उसके बारे में नहीं है। आज का जो वीडियो है ये आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए है कि अभी पाकिस्तान फंस गया है। अभी पाकिस्तान के ऊपर मजबूरन जवाब देने के लिए प्रेशर है और वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और जब वो करेगा तब के लिए आप, हम और हम सभी को तैयार रहना है, स्पेशली द सिविलियंस ऑल। सो आज का जो ये वीडियो है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है कि अगर पाकिस्तान के मिसाइल अटैक्स या एयर अटैक्स होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सो यस, अभी हम सिर्फ मॉक ड्रिल्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन मॉक ड्रिल्स के पीछे छुपे हुए एक्चुअल वॉर प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। अभी सरहद पर हवाएं गर्म हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफी फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान प्रेशर में है। पाकिस्तान की सेना के ऊपर इतना प्रेशर है कि वह बस यह सोच रहा है कि कब और कहां हमला करना है। और हमारे सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान केवल बॉर्डर पर नहीं, कहीं पर भी हमला कर सकता है। इसीलिए जरूरत है हर भारतीय नागरिक को कि वह तैयार रहे, अपने आप को तैयार करे। फौज तो तैयार है ही और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन क्या आप तैयार हैं? यह वीडियो आज मॉक ड्रिल के द्वारा आपको यह बताएगा कि अगर इस तरह का कोई भी हवाई हमला होता है तो आपको अपनी जगह पर क्या कार्रवाई करनी है, अपनी फैमिली को और अपने आप को किस तरह से सेफ रखना है और बाकी नागरिकों की कैसे मदद करनी है। सो आप क्या करेंगे? कौन से रास्ते से आप इवैक्यूएट करेंगे? क्या आप जिस शेल्टर पे रहते हैं वहाँ कोई बम शेल्टर है, या आसपास कहाँ आपका बम शेल्टर है? और इसी में अगर आपको अंदेशा होता है कि हो सकता है कि ये केमिकल या न्यूक्लियर अटैक है, तो आपके पास सूट्स हैं। कहाँ मिलेंगे आपको ये सूट्स, और आपको करना क्या चाहिए? आपको पता है कि आज के समय में यह सवाल एक काल्पनिक सवाल नहीं रह गया कि दुश्मन कुछ भी ना करे, बट हमें सतर्क रहना पड़ता है। उसी तरह से आज हमारे शहर को, हमारे हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि इस समय में उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, और अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको क्या करना पड़ेगा। और इस अलर्टनेस का सबसे बड़ा टूल है मॉक ड्रिल। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है ये मॉक ड्रिल, कैसे होता है ये मॉक ड्रिल, कौन कराता है ये मॉक ड्रिल, और क्यों आज के डेट पे स्पेशली हर हिंदुस्तानी का इस मॉक ड्रिल के बारे में जानना अत्यंत ही जरूरी है। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं एक वॉर टाइम या एयर अटैक मॉक ड्रिल की। जब हम वॉर के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा ख्याल आता है एक सोल्जर का फ्रंट के ऊपर लड़ते हुए। आपके शहर में अगर कोई मिसाइल अटैक होता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है वहां के सिविलियन पॉपुलेशन, और ये रीजन है कि आज के टाइम पे हर शहर के अंदर ये वॉर टाइम मॉक ड्रिल्स का होना अत्यंत ही जरूरी है। एक वॉर लाइक मॉक ड्रिल जनरली 3 फेजेस में पूरी करी जाती है। फेज 1 अलर्ट फेज, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें अनाउंस किया जाता है कि दुश्मन का हवाई जहाज या मिसाइल भारत के एयर स्पेस के पास आ गए हैं। सायरन्स बजते हैं, मोबाइल अलर्ट्स आते हैं और पब्लिक को बोला जाता है कि वह शेल्टर्स में चले जाएं या प्राथमिक कदम उठाएं। फेज 2 होता है रिस्पॉन्स फेज। लोग इवैक्यूएट होते हैं, हॉस्पिटल्स मास कैजुअलिटी वाले मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस और पुलिस स्टाफ सब रियल टाइम मूव करते हैं जैसे असली इमरजेंसी हुई हो। फेज 3 रिव्यू एंड एनालिसिस। सभी स्टेक होल्डर्स मिलते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि जो मॉक ड्रिल करी गई उसमें क्या कमियां रहीं, किस तरह से काम हुआ, कैसा रिएक्शंस आया, और आगे इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस दिए जाते हैं। सो कौन कौन होता है शामिल इस मॉक ड्रिल के अंदर? ये मॉक ड्रिल सिर्फ फायर डिपार्टमेंट या एनडीआरएफ के पर्सनल्स के लिए नहीं है। इसमें शामिल होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एयरफोर्स या सिविल डिफेंस डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट, पुलिस और रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सेफ्टी एंड रेस्क्यू यूनिट्स, एनजीओज, resident welfare associations, school staff and citizens.
हर व्यक्ति को बताया जाता है कि उसका काम क्या है। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो कोई क्राउड को मैनेज कर रहा होगा, किसी को मरीजों को संभालना होगा, किसी को बच्चों को शिफ्ट करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने काम के बारे में बताया जाता है। तो अब बात करेंगे CBRN थ्रेट्स और एडवांस मॉक ड्रिल्स के बारे में। बॉम्ब्स और बुलेट्स ही नहीं चलती हैं, लेकिन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर दैट इज CBRN का भी थ्रेट उतना ही रियल है। मॉक ड्रिल्स अब इन एडवांस थ्रेट्स के लिए भी होती हैं। गैस मास्क को कैसे पहना जाएगा, केमिकल एक्सपोजर होने पे डिकॉन्टेमिनेशन जोन कैसे बनाते हैं, रेडिएशन डिटेक्टर का यूज, कौन सा वाटर सोर्स कॉन्टेमिनेटेड है या सेफ है। NDRF और SDRF के पास CBRN किट्स होती हैं जिनका प्रयोग करना प्रत्येक नागरिक को आना चाहिए। सो जैसा आपको पता है 7th को वॉर टाइम मॉक ड्रिल अनाउंस किया है। सो क्या होगा 7th को? तो सुबह लेट्स से 10 बजे साइरेंस बजते हैं और मैसेज आता है कि एनिमी मिसाइल इनकमिंग इन 5 मिनट्स। लोकल पुलिस अनाउंस करती है कि सभी लोग नियुक्त किए हुए शेल्टर्स में चले जाएं। स्कूल के बच्चे क्रॉल करके अपने स्कूल डेस्क के नीचे छुप जाते हैं। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि इवैक्यूएशन रूट कहां से और किस तरह से होगा। लिफ्ट का प्रयोग बंद कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के स्टाफ को मैसेज आता है कोड रेड, मास कैजुअलिटी इनकमिंग। 12 बजे तक एक फॉल्स ब्लास्ट सिमुलेट किया जाता है। रेस्क्यू टीम्स फुल PPE में ड्रेस हो करके वाले साइट्स पे पहुंचते हैं। ईयरमार्क्ड इंज्योर्ड को स्ट्रेचर्स पे कैरी करके इवैक्यूएट किया जाता है। लोकल वॉलंटियर्स पब्लिक को सेफ जोन में शिफ्ट करते हैं। और इवनिंग में मॉक ड्रिल खत्म होने पर सभी डिपार्टमेंट्स की एक मीटिंग होती है। आपस में डिस्कशन किया जाता है कि क्या कमियां रह गईं, कहां पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। पब्लिक का फीडबैक लिया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि अगली बार जब भी इस तरह की कार्रवाई हो या असली में ऐसे हालात बने तो सभी नागरिक को अपना काम अच्छे से भली भांति पूर्वक आना चाहिए। मॉक ड्रिल्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब लोग उसमें इंटरेस्ट लेकर के पार्टिसिपेट करते हैं। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अथॉरिटीज का काम है। अगर बॉम्ब रेड या एयर रेड के दौरान आपको अपने नियरेस्ट बॉम्ब शेल्टर या नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी के बारे में पता नहीं है तो आप जरूर पैनिक होंगे। हर RWA, हर स्कूल और हर कॉलेज और सभी ऑफिस को साल में कम से कम एक बार मॉक ड्रिल जरूर करनी चाहिए और हम सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसमें हम पार्टिसिपेट करें। सोशल मीडिया पे अवेयरनेस को पोस्ट करना, अपने जान पहचान वाले और फैमिली को इवैक्यूएशन प्लान और मॉक ड्रिल्स के बारे में जानकारी देना, यह ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और आपके चाहने वालों को जिंदा रख सकती हैं। तो दोस्तों, कल को अगर आपके शहर में एयर रेड का सायरन बजता है, यानी मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग का अलर्ट मिलता है, तो एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना है, शांति बनाए रखें। सायरन बजने का मतलब है कि खतरे को पहचाना जा चुका है और इसके आगे का हर सेकंड बहुत ज़रूरी है। पहला कदम, शेल्टर ढूंढना। अगर आप घर पर हैं तो तुरंत बेसमेंट में या कार पार्किंग जो बेसमेंट की है उसमें चले जाएं। अगर आप बाहर हैं, कोई डेजिग्नेटेड शेल्टर अगर बनाया गया है, मेट्रो स्टेशन का बेसमेंट, स्कूल का कोई डेजिग्नेटेड शेल्टर, ऑफिस की बेसमेंट पार्किंग या कोई भी बेसमेंट पार्किंग या बेसमेंट है तो उसमें तुरंत मूव करें और लिफ्ट का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, केवल सीढ़ियों के रास्ते से ही नीचे जाएं। स्टेप 2, लाइट्स ऑफ और कंप्लीट ब्लैकआउट फॉलो करें। शहर के कंप्लीट पावर ग्रिड कभी कभी जानबूझ करके ऑफ किया जा सकता है। अपने घर के या बिल्डिंग के सारे लाइट्स को ऑफ कर दे। ये ब्लैकआउट प्रोटोकॉल है ताकि एनिमी एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड के टारगेट्स ना दिखे। तीसरा कदम, विंडो या खिड़कियों से दूर रहें। ग्लास का सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर एक कमरा है तो उसके बीच में जाएं और नीचे ज़मीन पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने फेस को ज़मीन की तरफ करें और अपने सिर को हाथों से कवर कर लें। स्टेप 4, सिर्फ न्यूज़ या गवर्नमेंट एप्स से ही अपडेट लें। रेडियो, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस या NDMA का अलर्ट ऐप इस्तेमाल करें। फेक व्हाट्सएप मैसेजेस से अपने आप को दूर रखें और बचें। सायरन बंद होने का हमेशा मतलब सेफ हो जाना नहीं है, तो सिर्फ ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही मूवमेंट को जारी करें। स्टेप 5, किसी इंजर्ड या बुजुर्ग की मदद करें। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं या विकलांग व्यक्ति हैं
तो सबसे पहले उनकी मदद करें, उनको इवैक्यूएट कराएं। घबराएं नहीं, पैनिक नहीं फैलाएं, हेल्प करें। कुछ खास ध्यान रखने वाली बातें, किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें और ना रोके। ड्रोन या एक्सप्लोजन फुटेज बनाने में अपना टाइम जाया ना करें। ये आप भी जानते हैं, आपके जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी कंटेंट नहीं है। जब सायरन बजे तो शेल्टर चुनो, लाइट्स बंद कर दो, ग्राउंड्स पर बैठ जाओ और केवल सरकारी सोर्सेज के ऊपर विश्वास करो। अब आप सभी के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि इंडिया में एयर अटैक या लड़ाई के दौरान ये डेजिग्नेटेड शेल्टर्स हैं कहां पर? सो हमारे देश की आज की सच्चाई, इजराइल या साउथ कोरिया जैसे देशों के पास पूरे कंट्री में डेजिग्नेटेड शेल्टर्स का नेटवर्क होता है, लेकिन भारत में ऐसे कोई डेजिग्नेटेड नेशन वाइड सीरीज ऑफ बंकर्स या बंकर्स का नेटवर्क नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोकेशंस जरूर हैं जहां समय आने पर या इमरजेंसी के दौरान आप उसको टेम्पररी शेल्टर्स जरूर बना सकते हैं। मेट्रो स्टेशन बेसमेंट्स एंड अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनको इमरजेंसी के समय पर सिविलियन बॉम्ब शेल्टर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनका स्ट्रक्चर कंक्रीट रीइंफोर्स्ड होता है, डेप्थ में होता है और मल्टीपल एग्जिट्स के साथ होता है, जो एरियल अटैक्स के वक्त प्रोटेक्शन दे सकता है। हालांकि यह ऑफिशियली शेल्टर मार्क नहीं होते, लेकिन वॉर ड्रिल्स के टाइम NDMA या NDRF इन्हें सेफ जोन डिक्लेयर कर सकती है। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस स्पेशली जो इलेक्शंस के दौरान या डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान इस्तेमाल होते हैं, उनके जो बेसमेंट हैं वो रीइंफोर्स्ड होते हैं या उनमें सेफ रूम्स होते हैं। मॉक ड्रिल्स या हाई अलर्ट के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऑर्डर्स आते हैं कि इन शेल्टर्स को टेम्पररी पब्लिक शेल्टर्स में कन्वर्ट किया जाए। डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स, साइक्लोन और फ्लड जोन्स। कोस्टल या फ्लड प्रोन एरियाज में जो साइक्लोन शेल्टर्स या फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, उन्हें वॉर टाइम इमरजेंसीज में भी यूज किया जा सकता है। इनका मैनेजमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड टीम्स, पंचायत ऑफिसेस या म्यूनिसिपल कंट्रोल रूम्स के थ्रू। आर्मी कंट्रोल या सिविल डिफेंस शेल्टर्स ओनली कुछ स्पेसिफिक शहरों के अंदर। जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर, लेह और राजस्थान के कुछ इलाकों में पुराने मिलिट्री बंकर्स अवेलेबल हैं। पंजाब और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कुछ एरियाज के अंदर कोल्ड वॉर एरा के अभी भी बंकर्स और कुछ शेल्टर्स हैं, लेकिन जनरली इनका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है। कुछ कम्युनिटी सेंटर्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो RCC रीइंफोर्स्ड बेसमेंट्स के साथ है, उनका भी सिविल डिफेंस इस्तेमाल कर सकती है। हाई सिक्योरिटी प्राइवेट बिल्डिंग्स, बड़े होटल्स, एम्बेसीज, एयरपोर्ट्स और बड़े IT पार्क, यह ऐसे इलाके हैं और ऐसी जगह हैं जहां पर काफ़ी मजबूत अंडरग्राउंड सिक्योर जोन बनाए जाते हैं, लेकिन यह तभी प्रयोग में लाए जा सकते हैं जब इनको यूज करने की अथॉरिटी या परमिशन दे दी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पब्लिक को शेल्टर कहाँ मिलेगी और इसका पता कैसे चलेगा? लोकल अथॉरिटीज जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस या पुलिस आपको इत्तला करेंगे। पब्लिक साइरेंस और लाउड स्पीकर के थ्रू, TV और रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू, NDMA एप्स या स्टेट लेवल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के थ्रू, WhatsApp, SMS के थ्रू, SDMA, DDMA के पुश अलर्ट भी मिलेंगे। जब मॉक ड्रिल्स होती हैं तब सभी लोगों को बताया जाता है कि वे अपने आसपास के मेट्रो स्टेशन या एक ऐसे स्ट्रक्चर और बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करें जिसको ज़रूरत पड़ने पर एक शेल्टर बनाया जा सके। बड़े शहरों में RW और सोसाइटीज़ की है जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने यहाँ पर मौजूद बेसमेंट पार्किंग्स को टेम्परेरी शेल्टर्स डिक्लेयर करें और उसमें प्रॉपर साइनेज भी लगाएं। आपको क्या करना चाहिए? हर सिटीजन को आज के डेट पे अपने घर के 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या मेट्रो स्टेशंस आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए जिसमें प्रॉपर बेसमेंट हो। हर RWA और लोकल बॉडी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने एरिया में एक इमीडिएटली इवैक्यूएशन ड्रिल का रिहर्सल जरूर करें, और आई एम श्योर सरकार इस पे ऑलरेडी काम कर रही है और सारे पब्लिक शेल्टर्स का मैप करके पूरे नेटवर्क का आप तक बहुत ही जल्द पहुंचाया जाएगा। तो कैसा बेसमेंट शेल्टर सेफ माना जाता है? RCC की मजबूत दीवारों वाला, जो कि किसी भी झटके को या किसी भी ब्लास्ट को सह सके। इमरजेंसी पावर्ड लाइट्स
टॉर्चर्स और सायरन होनी चाहिए। वेंटिलेशन विथ फिल्टर्स, अगर गैस या केमिकल वेपन का खतरा हो तो वहां पे एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही अनिवार्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ बेसिक मेडिकल किट्स, बॉटल वाटर, मास्क स्टोर होने चाहिए। आपके बिल्डिंग का बेसमेंट सेफ है या नहीं, कैसे चेक करें? लोकल RWA से पूछिए कि क्या बेसमेंट रीइंफोर्स्ड है। फायर NOC और स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट को चेक करिए और सजेस्ट करिए कि कम से कम महीने में एक बार मॉक ड्रिल हो, खास तौर से जब हालात आज के जैसे हों। सिर्फ बेसमेंट के होने से वो शेल्टर नहीं बन जाता, उस बेसमेंट का स्ट्रॉन्ग, सिक्योर्ड और प्लान होना जरूरी है। अगर आपके बिल्डिंग का बेसमेंट सेफ नहीं है तो आज ही उसके लिए कदम उठाइए। तैयारी कल की आज से होनी चाहिए। यह खुद को जिंदा रखने का या सर्वाइवल का एक रिहर्सल है और मॉक ड्रिल अच्छे से करने पर आप खुद की ही नहीं अपनी फैमिली की भी जान बचा सकते हैं। तो जब अगली बार आपके शहर में मॉक ड्रिल होता है तो उसको हल्के में मत लीजिए, जाइए उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अपने बच्चों को भी ले जाइए, सीखिए, उनको सिखाइए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए नहीं, ये पूरे नेशन के रेजिलेंस को शो करता है। आपको पता होगा इजराइल और जापान, वहाँ पे आए दिन इतने अटैक्स और नेचुरल कैलेमिटीज़ के आने के बावजूद उनके कैजुअलिटी लेवल्स मिनिमम से मिनिमम रहते हैं। ये इसीलिए क्योंकि वो अपने मॉक ड्रिल्स को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अंत में मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि इस बार इन ऑल लाइक्लीहुड जंग होगा और हर भारतीय इस जंग का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा बना रहेगा। तो आप इन्वॉल्व रहेंगे, इट इज़ बेटर कि आप अपनी तैयारी ठीक से कर लें। जय हिंद, जय भारत।